हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो, हम सब यहाँ डेली मिलते हैं। मैं प्रज्ञा आप सभी के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ हमारे चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। सो विद दिस थॉट, स्वागत है आप सभी का हमारे बैंकिंग ड्रीम्स चैनल पे। और जैसा कि मैं आप सभी से कहती हूँ कि हमारा जो चैनल है, हमारा बैंकिंग ड्रीम्स चैनल अलोंग विद नॉलेजिस्ट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द एग्जाम एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो, कोई क्वेरी हो, देन आई एम 24/7 अवेलेबल। आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड हम जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आप तक आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए रिवर्ट बैक करेंगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स, अ वेरी गुड डे टू यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सभी मोटिवेटेड हैं एंड आप सभी राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं टू अचीव योर गोल्स। ठीक, तो होपिंग फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट, होपिंग फॉर एवरीवन्स बेटर फ्यूचर। चलिए चलते हैं इसी थॉट के संग, कुछ सेकंड का टाइम लेने के बाद चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले करंट अफेयर पे। और हमारा पहला करंट अफेयर है फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। आज का हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। तो आज का हमारा पहला सवाल, एक सेकंड का टाइम मुझे दीजिए। आज का हमारा पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि which countries will be co-hosting the FIFA World Cup 2026। आज का हमारा पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि which countries will be co-hosting the FIFA World Cup 2026। आई होप मैं आप सभी के लिए ऑडिबल हूँ, क्लियर हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मेरी बातें, मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आप सभी के लिए क्लियर होती हैं। एंड इन केस आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, ये बात मैं आपके आगे दोबारा दोबारा रिपीट करती रहती हूँ, बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल। ओके, चलिए बात करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हम थे हमारे आज के पहले सवाल पे और हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है विच इज अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की विच कंट्रीज विल बी को होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, फीफा का नाम सुन के क्या आपको किसी की याद आती है? भाई मुझे तो मेसी की याद आ जाती है। ठीक है, आई होप आप सभी को मेसी के बारे में पता होगा कि मेसी कौन है एंड रोनाल्डो। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे मेसी एंड रोनाल्डो कौन सी टीम से खेल रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप कौन सी टीम्स में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहले मैं आपको सवाल सुझा दूं कि हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो को होस्ट करेंगी जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप होता है 2026 का। तो देखिए, फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जैसे हमारा बीसीसीआई है, ये हमारे नेशनल लेवल पे इंडिया में क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स। वैसे हमारा आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल बेसिस पे क्रिकेट काउंसिल है, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल बेसिस पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी है फीफा। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, चलिए सो यहाँ ऑप्शन हमारे पास फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है सवाल। आई गेस आप सभी को सवाल इजीली समझ आ चुका होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा सवाल है। और इसका ऑप्शंस क्या है? यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड चाइल्ड, इटली, इंग्लैंड एंड पोर्टुगल, और इंग्लैंड, चाइल्ड एंड फ्रांस। तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स? मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ, सोचिए एक बार कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तब तक जब तक आप सोच रहे हैं मैं आपको बता दूं कि को होस्टिंग का मतलब क्या होता है। को होस्टिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज साथ मिलती हैं, कंबाइन होती हैं एंड किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, तब उसे कहा जाता है, उसको टर्म इस्तेमाल की जाती है को होस्टिंग। ओके, तो चलिए लीजिए आपका कुछ सेकंड्स का टाइम और रिवर्ट बैक करिए। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है। आई होप आप सभी द्वारा बताया गया आंसर ही करेक्ट होगा। चलिए, गिविंग यू फ्यू सेकंड्स टू आंसर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। आइए बढ़ते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन की ओर। ओके, तो आज का हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है कि यूएसए, कनाडा और मेक्सिको जो है, ये इन तीनों ने मिलके को होस्टिंग की है फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने की 2026 में जो होने वाला फीफा वर्ल्ड कप है। ठीक है, यहाँ हम सभी के लिए क्लियर है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि यूएसए का कैपिटल क्या है फ्रेंड्स।
यूएसए की बात कर रही हूँ मैं पहले यहाँ पे। यूएसए का कैपिटल है फ्रेंड्स वॉशिंगटन डीसी। ठीक। और जो है करेंसी क्या इस्तेमाल होती है, करेंसी का क्या नाम है जो कि यूएसए में इस्तेमाल होती है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, यूएसडी। ठीक। और करेंटली जो बाइडन, ठीक है, करंट पीएम। ठीक, ये बात हो गई हमारी यूएसए की। अब बात आती है फ्रेंड्स हमारी कनाडा की। तो कनाडा की जो कैपिटल है उसका नाम है ओटावा। ठीक, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक। और करंट जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, मैं यहाँ लिख देती हूँ, करंट जो प्राइम मिनिस्टर है, मेरा P1 की तरह लग रहा था, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है जस्टिन ट्रूडेो। ठीक, जस्टिन ट्रू, इट्स ए एंड यू। ठीक है, जस्टिन ट्रूडेो। ठीक। अब जो है मेक्सिको की जो करेंसी है वो है मैक्सिकन, आप इसे अगर ए बना दें एंड लिख दें तो वो है मैक्सिकन पेसो। ठीक। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी किसका कैपिटल क्या है, किसकी करेंसी क्या है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, हमारा आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट फीफा। चलिए बात करते हैं फीफा के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अबाउट फीफा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें फीफा की, अम तो जो हमारी मेक्सिको है, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, जो हमारी मेक्सिको है ये खेलेगी, जो हमारा वर्ल्ड कप ओपनर है कहाँ पे खेला जाएगा ये, एस्टेडियो एस्टेका में। ठीक है, एस्टेडियो एस्टेका में। और कब खेला जाएगा फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कब खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा ऑन जून 11। ठीक, कब खेला जाएगा फ्रेंड्स, जून 11। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो मेक्सिको द्वारा खेला जाएगा, एस्टेडियो एस्टेजा, जून 11। ठीक। अब जो है देखिए मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, जो कि हमारी न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी की जो मेटलाइफ स्टेडियम है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का जो मेटलाइफ स्टेडियम है, क्या नाम है, मेटलाइफ स्टेडियम। ठीक है, ये होस्ट करेगा, ये जो वर्ल्ड कप होगा 19 जुलाई का जो वर्ल्ड कप होगा उसे होस्ट करेगा। और जो वर्ल्ड कप की ड्यूरेशन है दैट इज 11 to 19। ठीक है, 11 से 19 तक वर्ल्ड कप की ड्यूरेशन रहेगी फ्रेंड्स। 11 से 19 जुलाई तक वर्ल्ड कप हमारा चलेगा। ठीक। चलिए तो आई गेस यहाँ तक आप सभी क्लियर है। आप सभी एक क्विक रिवाइज करिए इसका, उसके बाद मैं आपको फर्दर पॉइंट्स बताती हूँ, जस्ट हैव अ लुक। चलिए आई होप यहाँ तक की पॉइंट्स आप सभी के लिए क्लियर है। ओके, मैं क्लियर हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ आप सभी के लिए क्लियर है ये। ठीक है, चलिए मैं इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट, क्या आपको पता है फीफा के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, फीफा के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, फीफा के जो करंट प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है फ्रेंड्स, गियानी इन्फेंटिनो है जो फीफा के करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम। ठीक, गियानी इन्फेंटिनो। ओके।
चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फीफा है, हमारे फीफा के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है फ्रेंड्स? गियानी इन्फेंटिनो। ठीक, इतना मैं क्लियर हूँ, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ आप सभी के लिए? ठीक है, तो बात आती है जो हमारा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा जो हमारा 2022 में हुआ था, कब? 2022 में जो हमारा लास्ट फीफा हुआ था, वो हुआ था, उसका लास्ट मैच हुआ था अर्जेंटीना, जो फाइनल राउंड था अर्जेंटीना एंड फ्रांस के बीच में, जिसमें से विनर कौन था? विनर थी अर्जेंटीना। ओके, चलिए, और जो पहला फुटबॉल फीफा था, जो हमारा पहला फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, जो मेन का था, वो हुआ था सन 1930 में। ठीक है, एंड विमेन का था सन 1991 में, सन 1991 में। ओके, और जो मेंस ब्राजील फुटबॉल टीम थी ना, जो मेंस ब्राजील फुटबॉल टीम है, उस वो आज तक 5 बार, टोटल 5 विन्स हुए हैं। सबसे मैक्सिमम बार कौन जीती है? जो मेंस ब्राजील की जो टीम है, मेन। ठीक है, और उसके बाद बात आती है जो विमेन्स में है, विमेन्स में 4 बार जीती है आज तक यूएसए। ठीक है, यूएसए, ठीक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ विनिंग्स इनकी है, ब्राजील की मेन टीम और यूएसए की विमेन टीम। ठीक है, चलिए, अब बात आती है एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाता है कि अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है मेसी, क्या आपको पता है मेसी और रोनाल्डो के बारे में? मेसी और रोनाल्डो के बारे में, सो आप कमेंट करेंगे कि मेसी और रोनाल्डो फीफा कौन सी टीम से खेलते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक मैं आप सभी के लिए क्लियर हूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है कि हु टॉप्ड द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, हु टॉप्ड द, क्या पूछ रहा है? हु टॉप द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 अमंग इंडियंस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, उससे पहले देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अदी गोदरेज, आनंद महिंद्रा, ऋषभ प्रेम जी। ठीक है, सो क्या है करेक्ट ऑप्शन? फ्रेंड, मैं कुछ सेकंड का टाइम आपको प्रोवाइड करती हूँ, कमेंट जरूर करिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है। ओके, तो चलिए, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक नाम आया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन कमेंट जरूर किया होगा। यहाँ पे एक नाम आया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो देखिए, ये एक टाइप का इंडेक्स होता है जिसमें जो टोटल सीईओज होते हैं ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सीईओज होते हैं, वो इवेल्युएट किया जाता है कि उन्होंने कितना कैपेसिटी, उनकी जो कंपनीज है ना फ्रेंड्स, उनकी कैपेसिटी कितना है कि वो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सेक्टर में बने रहे। मतलब टोटल उनमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, लाइक कितने वर्कर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स हैं, जनरल पब्लिक वगैरह, क्या उसके हिसाब से एक इंडेक्स बनाया जाता है, नंबर ऑफ सीईओज का, नेम ऑफ सीईओज का। ठीक है, जैसे ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। सो देखते हैं हाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसके बाद बताएंगे आपको फर्दर। मुकेश अंबानी। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जी जो है, उन्होंने 2024 की जो इंडेक्स है इसे टॉप किया था। ठीक, चलिए, ये पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो जाता है। अब इसके बारे में अगर हम फर्दर बात करें, सो मुकेश अंबानी जी जो है वो सीएमडी हैं रिलायंस के। ठीक है, सीएमडी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी जी। ठीक, और जो है ये इंडिया के जो फर्स्ट, इंडिया के रैंक में उनकी फर्स्ट रैंक आई है, लेकिन ग्लोबली इनकी सेकंड रैंक है। इस इंडेक्स में ग्लोबली इनकी सेकंड रैंक है। ठीक, अब बात आती है फर्स्ट रैंक किसकी है ग्लोबली, तो हुआ टेंग मा। ठीक है, ये हुआ टेंग मा जो है ये चाइना के हैं। ठीक है, चाइना बेस्ड एक टेंसेट है, चाइना बेस्ड टेंसेट है। ठीक है, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। ओके, चलिए, इस इंडेक्स में, चलिए, ये बात यहीं तक ये पॉइंट यहीं तक था। इसके बाद एक पॉइंट और आता है इसमें कि देखिए, मुकेश अंबानी जी के अंडर जो जियो है, जियो इनके अंडर एक कंपनी है, आप सभी को पता होगा, और जियो को भी रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप 500, जो लिस्ट आती है ग्लोबल कंपनीज की, जिसका नाम है ग्लोबल 500। ठीक है, ग्लोबल 500 की जो लिस्ट आती है कंपनीज की 2024 ग्लोबल बेसिस पे, जो टॉप 500 कंपनीज होती हैं, उसमें जियो भी एक है। ठीक है, एक कंपनी है। ठीक है, और ये कौन लिस्ट देता है? ये ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हमारे, तो अगला सवाल हमारा हमसे पूछ रहा है, अगला सवाल हमारा कि पीएम मोदी इनॉग्रेट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 11,600 करोड़। ठीक है, कहाँ पे?
किस जगह पे? तो ये सीधा सा सवाल है हमारा कि जो पीएम मोदी है इन्होंने इनॉग्रेट किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके टोटल अमाउंट लगाया गया है 11,600 करोड़ रुपए, 11,600 करोड़ रुपए, इतना ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगाया गया? क्या मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा? ठीक है, इनमें से क्या है करेक्ट ऑप्शन? फ्रेंड मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम प्रोवाइड करती हूँ, थिंक अबाउट इट वंस एंड डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलिए देखते हैं। हमारा सवाल था कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका टोटल वर्थ है 11,600 करोड़ रुपए, ठीक, सिंपल। उसके बाद आता है हमारा, अब हम पहले इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं, फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जो ये टोटल पैसा लगाया जा रहा है, ये कहाँ के लिए लगाया जा रहा है? पैसा लगाया जा रहा है असम के लिए। अब इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे 11,600 करोड़ के टोटल अमाउंट लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट है जो हमारा, जिसके बारे में हमने परसों भी बात की थी, जो हमारा कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर है, जो हमारा कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसे डेवलप किया जा रहा है। और उसमें कितने रुपीस लग रहे हैं? 498 करोड़, तो इसी अकेले प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने रुपीस 11 लाख, 11 लाख करोड़ लगाए हैं, 11 लाख करोड़ लगाए हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। असम में ही ये सारी बातें हो रही हैं, असम की, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए हैं गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद अलग अलग फाउंडेशन भी बनाई गई हैं जिसमें पैसा लगाया गया है। इन फाउंडेशन को बनाने के लिए, ये किस लिए है? मल्टीपल मल्टीपल रोड्स, ठीक है, मल्टीपल रोड्स को अपग्रेड करने के लिए, मल्टीपल रोड्स को अपग्रेड करने के लिए अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है अलग अलग रोड्स के। इसमें टोटल अमाउंट कितना लग रहा है? 3400 करोड़ रुपीस, 3400 करोड़ रुपीस लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पैसा कहाँ पे लगाया जा रहा है? देखिए यहाँ पे है कि पीएम ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लोकप्रिय गोपीनाथ, ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए समझना इजी हो जाएगा, ठीक है, लोकप्रिय, लोकप्रिय गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्दोलोई, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पैसे लग रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अगला बजट, अगला अमाउंट ऑफ मनी दिया गया है। ये कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक है, ये कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी असम के बारे में। असम की जो कैपिटल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हमारे सेकंड लास्ट सेशन में, कि असम की कैपिटल है हमारी दिसपुर, ठीक है। और ये जो असम है हमारा, ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, बाय एरिया। और सबसे बड़ा स्टेट है बाय पॉपुलेशन के बेसिस पे, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक। अब बात आती है कि इसके चारों ओर कौन कौन से स्टेट्स है, ठीक है, किससे घिरा हुआ है? तो भूटान एंड द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैं ईपी लिख देती हूँ, ठीक है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश से ये घिरा हुआ है, ठीक। और बांग्लादेश है इसके साउथ में, बांग्लादेश है इसके साउथ में, और वेस्ट बंगाल है इसके वेस्ट में, ठीक है। बांग्लादेश है इसके साउथ में, बांग्लादेश है इसके साउथ में, और वेस्ट बंगाल है इसके वेस्ट में, ठीक है। और अगर हम इसकी कुछ फिजियोलॉजिकल डिविजन्स के बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स, ये सब बात हो रही है असम के बारे में। अगर हम असम की कुछ फिजियोलॉजिकल डिविजन्स के बारे में बात करें, तो 3 मेजर फिजियोलॉजिकल डिविजन्स हैं, जिसमें से एक है हमारा नॉर्दर्न हिमालयास, ठीक है, और नॉर्दर्न नॉर्दर्न हिमालयास, ठीक है, नॉर्दर्न हिमालयास, ठीक है, जिसे ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। और फिर आता है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, जैसे ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। और फिर आता है हमारा तीसरा तीसरा फिजियोलॉजिकल जो रीजन है, तीसरा फिजियोलॉजिकल डिवीजन जो है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, जिसे कर्बी अंगलोंग, ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, कर्बी अंगलोंग, ठीक, इट्स एनजी हेयर, ठीक है, अरबी आंगलोंग, ठीक। और असम का जो है सिंगल लार्जेस्ट टी ग्रोइंग एरिया, असम स्पेशल क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये सिंगल लार्जेस्ट, असम सिंगल लार्जेस्ट टी ग्रोइंग एरिया है, जो 1/7, जो 1/7 प्रोपोर्शन है ग्लोबली बेसिस पे, जो टी बनती है ना फ्रेंड्स, उसका 1/7 पोजीशन जो है, प्रोपोर्शन जो है, वो असम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और हमारे पूरे देश में जितनी चाय बनती है उसमें से 50% प्रोडक्शन होती है चाय की असम में, ठीक। और यूनेस्को की साइट्स कौन कौन सी हैं असम में? किसकी साइट्स? यूनेस्को की साइट्स कौन कौन सी हैं असम में? यूनेस्को की साइट्स कौन कौन सी हैं असम में?
तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ठीक है। क्या क्या नाम है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ठीक है। ये दो नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ के? यूनेस्को के, ठीक है। यूनेस्को की जो साइट्स हैं, ठीक है, असम में हमारे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा चौथा सवाल आज हमसे क्या कह रहा है। चौथा सवाल हमारा है बैंक्स रिलेटेड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ठीक है। जितने भी आप इसमें मोस्ट लगा दें उतने आपके लिए कम है। तो हमारा चौथा सवाल हमसे पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है कि गवर्नमेंट गिव्स ₹9,000 करोड़ टू किसे? एज लोड एक्सटेंडेड टू फॉरेन कंट्रीज टर्न एनपीएस, ठीक है। तो हमारे सवाल हमसे पूछ रहा है कि सरकार ने दिए हैं कितने? 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं किसे? लोड को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के लिए, ताकि एनपीएस का टर्न आ सके, ठीक है, एनपीएस के रिटर्नमेंट के लिए, ठीक। तो चलिए इसके बारे में आप सोचिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ। पहले ऑप्शंस पे निगाह एक बार डाल लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शन हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक या फिर एक्सिम बैंक। इनमें से कौन सा बैंक है जिसे सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं सो दैट वो अपना लोड एक्सटेंड कर सके फॉरेन कंट्रीज के रिटर्न एनपीएस के लिए? अभी मैं आपको यहाँ बता दूंगी कि एनपीएस क्या क्या होता है, पहले थिंक अबाउट इट, ठीक है। एक बार खुद सोचिए, कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आपको देती हूँ, लाइक ऑलवेज। सोचिए किसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है एंड डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको पहले बताऊंगी कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एनपीए की फुल फॉर्म होती है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब समझाऊं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली लोन होते हैं या फिर एडवांस होते हैं, ठीक है, जो कि जो है कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दिए जाते हैं ओवर ड्यू फॉर 90 डेज, ठीक है, फॉर 90 डेज के टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक वो बैंक है, ओके, मे बी मैं स्लाइड मेरी बैक में चली गई, ओके। तो एग्जिम बैंक अब आगे चली गई। एग्जिम बैंक हमारा वो बैंक है फ्रेंड्स जिसे हमारी गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं सो दैट वो अपनी लोन को एक्सटेंड कर सके फॉरेन कंट्रीज के संग, ताकि उसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वापस आ सके, ठीक है, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वापस पा सके, ठीक है। आप समझते हैं इसमें कि इसमें फर्दर डिटेल्स क्या है इस क्वेश्चन की। तो ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की किस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ है? सो फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है पैसे की, तो यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी बात हो रही है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारी, उसने प्रोवाइड की कितना? 9,000 रुपए ही करेक्ट नहीं है, ये 9,000, ठीक है। मैं टोटल टर्म आपके आगे लिख देती हूँ कि कितना पैसा है, ठीक, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ मनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को दिया गया। एक्सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट 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 इंपोर्ट बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को दिया गया, ठीक है। और जो है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है कि जो एक्सिम बैंक है हमारे, उसके करंट एमडी कौन है? इसके करंट एमडी डायरेक्टर कौन है? तो इसके करेक्ट एमडी डायरेक्टर है हर्षा बंगारी, ठीक है। कौन है? हर्षा, हर्षा बंगारी, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और स्टैब्लिश हुआ था सन 1982 में। ये स्टैब्लिश हुआ था हमारा एक्सिम बैंक सन 1982 में। चलिए ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी तक क्लियरली पहुंच चुका होगा। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे। आज हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक बार हैव अ लुक, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आज का हमारा हमसे पूछ रहा है, ये किसके बारे में है कि वेयर विल द क्वालिफायर मैचेस फॉर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड इन इंडिया? तो ये सवाल हमारा हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, ठीक है, ये जो क्वालिफाइंग मैचेस हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के, ये 2026 में कहाँ पे होंगे? इंडिया में कहाँ पे मैचेस होंगे? तो क्या ये कोलकाता में होंगे, क्या हैदराबाद, क्या अहमदाबाद, क्या कोची, क्या जयपुर? इनमें से क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई गेस आप में से मेरे कई फ्रेंड्स को उसका करेक्ट ऑप्शन पता होगा, बट मैं यहाँ हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई इज इट सो। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के 2026 में जो होने वाला है, उसमें जो मैचेस होंगे इंडिया में वो होंगे कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं पहले आपको हैदराबाद के बारे में कुछ बात कर ले, हैदराबाद के बारे में कुछ बात कर ले, तो ये किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। फोक डांस कौन कौन से हैं? हैदराबाद तेलंगाना के फोक डांस कौन कौन से हैं? तो कुचिपुड़ी है, ठीक है। और करंट सीएम का नाम कौन है? करंट सीएम का नाम है रेवांत रेड्डी, ठीक है, करंट सीएम का नाम है रेवांत रेड्डी, ठीक है। हैदराबाद के जो करंट
इसके तेलंगाना के जो करंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उनका नाम क्या है? रेवांत रेड्डी। ठीक, और अगर हम यहाँ पे बात कर ले कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता जो है कैपिटल है किस, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है हमारी कोलकाता, ठीक है। यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। और इसके फोक डांस कौन कौन से हैं? फोक डांस है, बॉल डांस है इसका, ठीक है, बॉल डांस हुआ, या फिर संथल हुआ, या फिर फाके डांस हुआ, ठीक है, फाके डांस, ठीक। ये है नाम फोक डांसेस के, ठीक, बॉल डांस, संथल, या फिर फाके डांस, FAKIR, फाके डांस, ठीक है। और ये स्पेशल क्यों है कोलकाता? वाई कोलकाता स्पेशल? तो यहाँ पे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बड़े जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन में कोलकाता में है, ठीक है। और करंट सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी, कोलकाता की, ठीक है। चलिए ये बात हो गई हमारी कोलकाता की। अब अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आए, बात कर ले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि क्वालिफायर मैचेस जो है फीफा के फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के, वो कहाँ पे होंगे इंडिया में, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में चले जाएं, तो जो हमारी तेलंगाना की फुटबॉल एसोसिएशन है ना फ्रेंड, वो ऑर्गेनाइज करेगी एक टॉप लेवल इंटरनेशनल फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक। और ये होगा हमारा June 6, 2026 को, ठीक है। कब होगा? June 6, June 6, 2026 को हमारा ये मैच होगा, ठीक है। और ये किसके साथ? अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो तेलंगाना के फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तेलंगाना के, यहाँ हैदराबाद तेलंगाना की बात हो रही है, तेलंगाना के जो फुटबॉल एसोसिएशन सेक्रेटरी है उनका क्या नाम है? जीपी पालगुना, ठीक है, जीपी पालगुना नाम है उनका, ठीक। और इन्होंने ये न्यूज कंफर्म की थी सबसे पहले, ठीक। और अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का ही होस्ट करेगी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको, जो मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक। कहाँ पे होगा? स्टेडियो एस्टेका स्टेडियम में होगा, मेक्सिको सिटी में, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक। तो चलिए इसमें फर्दर कोई एज सच इंपॉर्टेंट न्यूज अब नहीं है इस क्वेश्चन रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी तक क्लियरली पहुंच चुका होगा, कोई किसी प्रकार की क्वेरी नहीं होगी। एंड इन केस आपको कोई क्वेरी है, देन हमारा यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे छठे सवाल के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO's ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू WHO's वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट, विच कैंसर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द ईयर 2022? सीधा सा सवाल है, अभी अभी रिपोर्ट आई है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, किसके बारे में? ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा नंबर है जिसके नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा है सन 2022 के बारे में रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? पहले देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। लंग कैंसर, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, या फिर पैनक्रियास कैंसर। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आपको देती हूँ, लाइक ऑलवेज सोचिए एक बार इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर और एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। गिविंग यू फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट वंस, ओके। चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इन 5 ऑप्शंस में से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, गिव मी अ सेकंड, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लंग कैंसर, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, लंग कैंसर, ठीक। तो हमारी जो WHO की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट आई है, उसके द्वारा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है किस कैंसर के साल 2022 में, वो है लंग कैंसर के, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में, इसके एक्सप्रेशन के बारे में फर्दर डिटेल में बात करें, तो जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिसे IACR, ठीक है, IACR जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है। ये कैंसर की जो एजेंसी है WHO के अंडर वर्क करती है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस एजेंसी ने ही ये रिपोर्ट जारी की है, और ये किसके बेसिस पे किया गया? WHO ने सर्वे किया है, टोटल 115 कंट्रीज में सर्वे किया गया है, ठीक है। और कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, कैंसर इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जिसमें कि 9.6 मिलियन डेथ्स हुई हैं फ्रेंड्स। 2018 में 9.6 मिलियन डेथ्स हुई हैं कैंसर के कारण लोगों की, 2018 में, सन 2018 में, मतलब एक एक डेथ 6 में से अगर 6 मौतें हुई हैं, उनमें से एक मौत का कारण है कैंसर, ठीक। अब साल 2022 की यहाँ बात हो रही थी कि साल 2022 में कहा गया, मतलब हुआ था कि 20 मिलियन नए कैंसर केसेस देखने को मिले थे, ठीक है। और जिसके कारण 9 पॉइंट, ये 6 से बढ़कर 7 मिलियन हो चुका था। 2018 में था 9.6 मिलियन, 2022 में हो चुका था 9.7 मिलियन डेथ्स हुई थी ड्यू टू कैंसर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मेन में
मैन और वीमेन की बात करें, अगर हम मैन और वुमेन की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे मेल है, मेल में जो हमारा सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे ज्यादा घातक कैंसर माना गया है, वो माना गया है लंग कैंसर को, ठीक है, लंग कैंसर को। और जो फीमेल है उसमें सबसे ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। अब देखिए लंग कैंसर जो है इसमें 2.5 मिलियन नए केसेस देखने को मिले हैं, वहीं जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है ये रैंक रखता है सेकंड रैंक, इसमें 2.3 मिलियन नए केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है, करस्पेक्टिवली है 2.4 मिलियन नए केसेस, 2.3 मिलियन नए केसेस, ठीक। और बात अगर हम करते हैं फर्दर, तो सर्विकल कैंसर की भी बात आती है यहाँ पे, फीमेल्स में सर्विकल कैंसर भी बहुत ज्यादा एक डेंजरस कैंसर है फीमेल्स के लिए, और यही कारण है कि हमारी भारत सरकार ने जो हमारा नया बजट पेश किया है उसमें नया टीकाकरण का एक ओके। तो जैसा हम सब बात कर चुके हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, जो कि बिल है अबाउट कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, जो पब्लिक एग्जामिनेशन हमारा बिल 2024 का है, जो कि रिसेंटली पास हुआ हमारा लोकसभा में, क्या 1 करोड़, क्या 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 1 करोड़, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1 करोड़, ठीक। चलिए अगर हम आगे बढ़े और एक्सप्लेनेशन पे आते हैं इस सवाल के, तो इसका एक्सप्लेनेशन गिव मी अ सेकेंड टू एक्सप्लेन फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कैंसर के बारे में, ठीक है, और स्पेशली बात हो रही थी हमारे पिछले सवाल में कैंसर के बारे में, और जो हमारा यहाँ सवाल है इसमें बात हो रही है हमारी जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है। देखिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल बेसिकली कैसा बिल पास हुआ था, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, उसमें जनरली क्या होता है, कभी चीटिंग हो जाती है, पेपर लीक कर दिया जाता है, तो अगर ये किसी भी अथॉरिटी को करते हुए पाया जाएगा तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, 1 करोड़ रुपए की टोटल पेनल्टी लगाई जाएगी उस पर्टिकुलर अथॉरिटी पे, ठीक है। जो भी लोग या जो लोग हैं उस अथॉरिटी के जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पे कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक। इतना क्लियर हूँ मैं, इतना यहाँ तक आई थिंक मैं क्लियर हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्दर। जो हमारा ये बिल पास हुआ था लोकसभा में पास हुआ था पहली बात, ठीक। और उसके बाद जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है ना, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर पर्सनल के, जिसका नाम है जितेंद्र सिंह, ठीक है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका नाम है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये बिल पास किया था। और ये बिल हमारा पास हुआ था 2024 में, ठीक है, लीकिंग ऑफ क्वेश्चंस को बचाने के लिए। और इसमें क्या किया जाएगा, 1 करोड़ रुपए तो लगाए जाएंगे, साथ ही साथ 5 से 10 साल की जेल सेंटेंस भी दी जाएगी, ठीक है, 5 से 10 साल की जेल सेंटेंस भी दी जाएगी। वो सीरियसनेस को देखते हुए दी जाएगी कि आपका करा हुआ काम कितना ज्यादा, आपकी करी हुई जो ये काम है, जो ये लीक किया गया है, कितना ज्यादा सीरियस है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ ईयर्स घटाए बढ़ाए जाएंगे इस इम्प्रिजनमेंट के, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है, ये है हमारा आज का 8th क्वेश्चन, ठीक है, क्या है ये हमारा आज का 8th क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये सवाल हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए पढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है कि वेयर वाज द 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स ऑफ FAO एंड WHO हेल्ड रिसेंटली। तो ये हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो 7वां सेशन हुआ था कोडेक्स कमिटी का, ठीक है,
किस पे? स्पाइसेस और क्यूलिनरी हर्ब्स के बारे में, क्यूलिनरी हर्ब्स के बारे में और स्पाइसेस के बारे में जो कोडेक्स कमेटी का 7वां सेशन हुआ था एफएओ, ठीक है, और डब्ल्यूएचओ के अंडर, ये कहाँ हुआ था? तो क्या ये सूरत हुआ था, गुवाहाटी हुआ था, कोच्चि हुआ था, मुंबई हुआ था या फिर गोवा हुआ था? चलिए सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम प्रोवाइड करती हूँ, लाइक ऑलवेज, ठीक है। आप भी सोचिए और उसके बाद मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या। ठीक, चलिए, हैव योर टाइम, टेक योर टाइम। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कोच्चि, जिसका मतलब क्या है, जो हमारी कोडेक्स कमेटी का जो 7वां सेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा 7वें सेशन के बारे में बात हो रही है कोडेक्स कमेटी की, ठीक है, किसके पे? स्पाइसेस और क्यूलिनरी हर्ब्स के, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? कोच्चि में। ठीक, अब अगर मैं इसके फर्दर डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो ये जो हमारा 7वां सेशन हुआ था, ये कोच्चि केरला में हुआ था, ठीक। और ये 29 जनवरी 2024 को, 29 जनवरी 2024 को 2 फरवरी तक चला था, ठीक है। 29 जनवरी से 29 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक ये हमारा पूरा सेशन चला था, जो 7वां सेशन था कोडेक्स का, ठीक। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है कई बार, देखिए जो सी सी एस सी एच, ठीक है, CCSCH, कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं, जो ये सबसे पहली बार ये जो सेशन हुआ था, ये हमारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हुआ है ये सेशन, ठीक। और इसमें जो है 109 डेलीगेट्स आए थे 31 कंट्रीज में से, ठीक। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सिंपल सी बात है। और 5 स्पाइसेस जिसमें आती हैं ब्लैक कार्डेमम, टर्मरिक, जुनिपर बेरी, एल्सपाइस एंड स्टार एनाइस, ये फाइनलाइज किए गए थे। 5 स्पाइसेस का नाम फाइनलाइज किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं कि जो हमारी कोडेक्स कमेटी है ना फ्रेंड्स, जो हमारी कोडेक्स कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। और इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? चेयरपर्सन का नाम है स्टीव व्योसनर, ठीक। चलिए, और एफएओ, ठीक है, एफएओ, एफएओ की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? आई होप सभी को पता होगा, फिर मैं बता देती हूँ। एफएओ की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट एग्रीकल्चरल, इट्स एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम, इटली में है, ठीक। और डायरेक्टर जनरल जो इनके, इसके एफएओ के बारे में बात करी हूँ, तो इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डॉनग्यू, ठीक, क्यू डॉनग्यू, ठीक है। डायरेक्टर जनरल है डीजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है एफएओ के क्यू डॉनग्यू। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा आज का 9th क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, जिसका नाम दिया गया है जिगरथंडा S2। यह सवाल हमसे पूछ रहा है कि किसने डेवलप किया है जो हमारे देश का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, जिसका नाम दिया गया है जिगरथंडा S2, ठीक। तो इनमें से कोई एक आईआईटी करेक्ट ऑप्शन है, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर आईआईटी रुड़की। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स? थिंक अबाउट इट, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MIQ है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, सोचिए एक बार और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई बैक जरूर किया करिए फ्रेंड्स, और बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। ये आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, इसका मैं करेक्ट ऑप्शन जानना चाह रही हूँ। अपना टाइम लीजिए एंड मुझे रिप्लाई जरूर करिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका आईआईटी कानपुर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आईआईटी कानपुर है इसने डेवलप किया है हमारे देश का फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, जिसका नाम दिया गया है जिगरथंडा S2, ठीक है। ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? हमारी आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक। और ये कितने मीटर का है? 24 मीटर का है, ठीक है। ये कितने मीटर का है? 24 मीटर लॉन्ग की हाइपर वेलोसिटी टनल है, जिसे जिगरथंडा का नाम दिया गया है, आईआईटी कानपुर ने बनाया है, ठीक है। और ये कहाँ इस्तेमाल होगा? कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा इसका? तो इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स गगनयान में होगा, ठीक है। गगनयान में किया जाएगा इसका प्रयोग।
और जो हमारा आरएलवी है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा इसरो के और डीआरडीओ के, ठीक है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इस टनल को इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो पहला इंडिया का फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं एक पॉइंट आपसे पूछ लूं कि जो आईआईटी के डायरेक्टर उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है एस गणेश, ठीक है। आईआईटी के डायरेक्टर का नाम है एस गणेश, ठीक, एस गणेश। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे अगर हम इसमें एक नाम और ऐड कर दें कि ये जो टनल बनाया गया किसकी हेल्प से बनाया गया है, तो ये बनाया गया एआरडीबी की हेल्प से। किसकी? एआरडीबी की हेल्प से। और एआरडीबी की फुल फॉर्म होती है एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक। और किसकी मदद से? डीएससी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। इन दो डिपार्टमेंट्स की मदद से इस टनल को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया गया है फ्रेंड्स। चलिए अब आता है हमारा आज का 10th क्वेश्चन। आज का 10th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो हमारा विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगी, ये रिसेंटली किसके द्वारा स्टार्ट किया है? क्या किसी यूजीसी या नीति आयोग, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केआईआईटी, किसने स्टार्ट किया है ये विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम? सोचिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। तो ये स्टार्ट किया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। जो हमारा विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक। अब चलिए बात आती है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ना फ्रेंड्स, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। क्या किसके बारे में, किसका नाम लिया मैंने अभी? जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है, जो हमारी यूएम है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उनको धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र धर्मेंद्र के निर्देशन में ये लॉन्च किया गया है हमारा विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, ये लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स 6 को। ये लॉन्च हुआ है 6 को। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा कब लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ है 6 को, ठीक, 6 ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम आता है, अगला पॉइंट हमारा इस प्रोग्राम में आता है। हमारा ये चल रहा था कौन सा? ये हमारा आज का 10th क्वेश्चन चल रहा था, ठीक। चलिए ये सवाल यही तक था हमारा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि विद्यांजलि प्रोग्राम होता क्या है। सो फ्रेंड्स ये सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उनके द्वारा सबसे पहले इस विद्यांजलि प्रोग्राम के बारे में बात की गई थी। और ये जो है शिक्षा पर्व के ओकेजन पे सितंबर 2021 चल रही थी हमारी शिक्षा पर्व के ओकेजन में, इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बात की थी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। और इसमें क्या है, ये यूनिक जो है स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर चलेगा, मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या कहते हैं, जो कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है ना जो कनेक्ट नहीं हो पा रही है एजुकेशन से प्रॉपरली, जो कि अर्बन या रूरल एरियाज की है, उनको प्रॉपरली कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो स्कॉलरशिप्स उन्हें प्रोवाइड की जा सके, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 11th क्वेश्चन हमारा आज का। तो चलिए देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो हमारा 11th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी लेड। तो हमारा पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, सिंपल सवाल है कि जो फाउंडेशन स्टोन है इंडिया का, जो पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम है एपिग्राफी का, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो पहला फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया, ठीक है। सो हमारा पहला सवाल है, आज का 11वां सवाल है हमारा, हमसे बहुत इजी सी बात पूछ रहा है। सो इसमें ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए फ्रेंड्स? गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स, लेट मी हैव वाटर। चलिए इसमें ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए फ्रेंड्स? इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या वो हैदराबाद है,
क्या वो पटना है, वाराणसी है, जयपुर है या फिर मैसूर है? ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आज का हैदराबाद। ठीक, सो जो पहला फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वो हैदराबाद में रखा गया है, किसका? इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। ठीक, चलिए इसके बारे में फर्दर कुछ डिटेल में बात कर लेती हूँ आप सभी से। तो जो हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी जी जो है, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, जी किशन रेड्डी जी जो है, जो हमारे इंडिया के यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने ये फाउंडेशन रखा था। ठीक, और ये जो एपिग्राफी का म्यूजियम है ना फ्रेंड्स, ये सालर जंग म्यूजियम में है। कहाँ पे? सालर जंग म्यूजियम। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में कौन सी लोकेशन है? सालर जंग म्यूजियम। ठीक, और इसका कंस्ट्रक्शन किसके अंडर किया गया? तो L&T जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम बहुत ज्यादा आता है, लार्सन एंड टूरब्रो, लार्सन एंड टोब्रो जो है, L&T कंस्ट्रक्शन जो है हमारी, उन्होंने बनाया है। ये लार्ज जो है कंस्ट्रक्शन की गई है उनके ही द्वारा। ठीक, चलिए अब एक बार आप जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, इन जी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इसके बारे में, हैव अ लुक ऑन दिस पॉइंट, गो थ्रू दिस पॉइंट। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ ताकि आप एक बार रिमेम्बराइज कर पाए। ठीक, देन हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट हैव अ लुक। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी गो थ्रू हो चुके होंगे जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाए। ठीक है, उसके सारे की पॉइंट्स वगैरह आप गो थ्रू हो चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ना कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको ही बताया कि जो हमारी लार्सन एंड टोब्रो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, उनके द्वारा ही कंस्ट्रक्शन की गई है। ठीक है, ये जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारी कंपनी है, उसके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन की गई है। इसी के द्वारा अगर मैं इसमें और आपको बताऊं कुछ और कंस्ट्रक्शंस जो हाल फिलहाल में हुई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जो हमारी लार्सन एंड टोब्रो है कंस्ट्रक्शन, इन्होंने एक लार्ज ऑर्डर और बनाया है। ठीक है, जो कि है ग्रीनिफाइड भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक, ग्रीनिफाइड भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में जो कि बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट हमारा बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, एपी में। ठीक है, मैं दोबारा नाम आपको बता दूं, इसका नाम है ग्रीनिफाइड भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी बनाया है हमारा जो L&T कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर। ठीक, और इसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन अभी हाल फिलहाल में और हुई है। देखिए फ्रेंड्स, जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है ना पूरे वर्ल्ड का, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये लोकेटेड है दमम में। हम अगर ध्यान दें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है जीके का, कि जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है ना वर्ल्ड का, हमारे किंग फाहद इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वो लोकेटेड है कहाँ पे? दमम में। ठीक है, दमम में, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, जो कि एरिया कवर करता है कितना? 300 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करता है। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और आपसे बताती हूँ कि जो मिनिस्टर है हमारे सिविल एविएशन के, ठीक है, श्री ज्योतिरादित्य। ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य, ठीक है, श्री ज्योतिरादित्य जी जो हैं, ठीक है, इन्होंने एमसिक इंडिया इनॉग्रेटेड उत्केला, इनके अंडर जो हमारी एमसिक इंडिया है, ये एक इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है जो उत्केला एयरपोर्ट है, जो कि है उड़ीसा में। ठीक, और ये किसके अंडर आता है? जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है। ठीक है, सिंपल। ठीक, इसके बाद आती है गुवाहाटी का जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्रेंड, वो बना है पहला एयरपोर्ट, जो कि
डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। कौन सी यात्रा फैसिलिटी फ्रेंड्स? डिजी यात्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। कौन सा एयरपोर्ट? जो हमारा गुवाहाटी का लोकप्रिय है गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है पीएम मोदी की। तो पीएम मोदी जो है इनॉग्रेट करेंगे गुजरात का पहला ग्रीनिफाइड एयरपोर्ट नियर एयरपोर्ट एट हीरासार नियर। इससे एक बात हमारी यहीं तक है। इसके बाद अगर हम जैसा हमारे बारे में यहाँ पे बात हो रही थी हैदराबाद के बारे में, ठीक है, यहाँ बात हो रही थी फ्रेंड्स हैदराबाद के बारे में। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारा हैदराबाद ना फ्रेंड्स रिसेंटली न्यूज में भी रहा है। हमारा हैदराबाद जो है वो रिसेंटली न्यूज में भी रहा है। अगर मैं एक क्विक बिट आपको दे दूं तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक बनाएगा, ठीक है, किसके लिए? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जिसे C4IR कहा जाता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है, जिसका फोकस होगा हेल्थ केयर पे और लाइफ साइंसेज में। कहाँ बना जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, ये एक न्यूज हो गई हैदराबाद की। और इंडिया का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, या जो इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बना था, वो बना था हमारी हैदराबाद सिटी में। हैदराबाद सिटी में ही बनाया गया है वो, ठीक है, हैदराबाद सिटी में। ठीक, और हैदराबाद करेगा जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल यूनियन, हमारा इंडिया का पहला इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियंस एगियाज है, ठीक है, एगी आज है, ठीक है, ये भी हमारा किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन एगियाज है हैदराबाद के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, एमडी NIY, मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ आयुष, इसने ऑर्गेनाइज किया था योगा फेस्टिवल एट एनसीसी परेड ग्राउंड हैदराबाद। कहाँ पे? एनसीसी का जो ग्राउंड है, एनसीसी परेड का ग्राउंड, ये भी बात हो रही है हमारी हैदराबाद के बारे में। सो देयर आर अ नंबर ऑफ न्यूज़ जिसकी वजह से हमारा हैदराबाद जो है ये रिसेंटली न्यूज में है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और, कि जो हमारे G20 का सेकंड डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप है, मीटिंग जो उसकी हुई थी वो हुई थी अप्रैल 17 को हैदराबाद में। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा आज का 12th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए फ्रेंड्स, कि विच बैंक हैज रिसेंटली, फरवरी 2024 की बात हो रही है, कि कौन सा बैंक, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड। ठीक, कौन सा बैंक है जो कि लॉन्च करेगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड? IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, या फिर HDFC बैंक? ओके, आज का हमारा 12वां सवाल। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक इज द बैंक जो कि रिसेंटली जो हमारा फरवरी 2024 में उसमें लॉन्च करेगा, उसने लॉन्च किया है जो हमारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, NCMC इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च किए गए किसके द्वारा? हमारे फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक, चलिए, और ये कब से स्टार्ट होगा? देखिए लॉन्च तो कर दिया गया है, बट ये आफ्टर अप्रैल 2022 से, ठीक है, ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली सपोर्ट पे आ चुके थे, बट ये लॉन्च अभी हुआ है फरवरी 2024। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल। अगला सवाल हमारा हमसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल हमारा हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली, फरवरी 2024 की रिसेंट की बात है ये भी, कि नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसिड ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024।
तो ये हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली जीता है जो बेस्ट ग्रीन बॉन्ड अवार्ड होता है, जो कि कॉर्पोरेट अवार्ड है, ठीक है। कहाँ पे, कौन सी अवार्ड शो में? तो जो द ऐसे ट्रिपल ए अवार्ड, ठीक है, किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए, सन 2024 की बात हो रही है, ठीक। अब इसमें कौन सी कंपनी हो सकती है? आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है करेक्ट ऑप्शन? विच वन फ्रेंड्स, विच वन? सो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? एक बार सोचिए, उसके बाद मैं तो यहाँ हुई आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। तो चलिए देखते हैं, आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। फ्रेंड्स आई गेस जब मैं आपसे कहती हूँ कि सोचिए एक बार, तो आप मेरा इंतजार नहीं करते, बल्कि एक बार एटलीस्ट सोचते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो हेडक्वार्टर कह लीजिए आप, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? गुरुग्राम में, ठीक। हमारा जो आरईसी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स गुरुग्राम में, ठीक। और ये जो है, इसको पहले जो है नाम इसका था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक। इसने जीता है ये अवार्ड, ठीक। और इसे कितना पैसा मिला है, कितना पैसा, कितने अमाउंट से ऑनर किया गया है? तो $750 मिलियन मिले हैं इसे, 750 मिलियन, ठीक। और इन्हीं यूएसडी 750 मिलियन का जो इश्यूएंस हुआ है ग्रीन बॉन्ड्स के अंडर, ठीक है, जो इसने 750 मिलियन का $750 मिलियन का जो इश्यूएंस किया इन ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर, इसी के चलते इसे अवार्ड दिया गया आरईसी लिमिटेड को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आज का हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ठीक। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? करीम बेंजेमे, करीम बेंजेमा, काइलिना मबाप्पे, ठीक है, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विनीशियस जूनियर। क्या है करेक्ट ऑप्शन? विच वन? अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स? सोचिए, उसके बाद मैं आप बताती हूँ उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके चलिए, आई होप आप सभी सोच चुके होंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूनेस्को की जो हेड है ना, यूनेस्को के बारे में पहले बता दूं, यूनेस्को की जो हेड है उनका नाम है ऑड्रे अजौले, ठीक। ऑड्रे अजौले, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो है पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हमारे सवाल के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो जैसे कि हमें बात हो गई कि जो यूनेस्को है, ठीक है, इसने अपॉइंट किया है किसे? यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारा विनीशियस जूनियर को, ठीक है। ये एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक। विनीशियस जूनियर को इन्होंने अपॉइंट किया है यूनेस्को ने, ठीक। और चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, एक पॉइंट मैं इसमें आपको और बता दूं कि जो हमारे ये विनीशियस जूनियर है ना, ये दूसरे, ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं और ये दूसरे नंबर के ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं आफ्टर पेले, ठीक है, जिन्हें की अपॉइंट किया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक, एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक। चलिए आते हैं हमारे अगले अगले सवाल पे, जो कि है हमारा आज का आखिरी सवाल, 15th क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ आपको फुल फॉर्म मिल गई, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, NHSRCL,
अंजुम परवेज, विवेक कुमार गुप्ता, प्रमोद शर्मा, जया वर्मा सिन्हा, संदीप श्रीवास्तव। इसमें से क्या है करेक्ट ऑप्शन? सो आते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन पे और हमारा यहाँ सही जवाब है फ्रेंड्स विवेक कुमार गुप्ता। ठीक है, यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? विवेक कुमार गुप्ता। ठीक, विवेक कुमार गुप्ता। ठीक है, राइट आंसर इज विवेक कुमार गुप्ता। ठीक है, तो विवेक कुमार गुप्ता जी जो है इन्हें 5 फरवरी को ये एक 1988 बैच के इंडियन रेलवे के जो है इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियरिंग ऑफिसर रहे हैं। इन्हें हाँ अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए, तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आप सभी मेरे द्वारा समझाए गए सारे सवालों को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी है देन आई एम and our team of banking dreams is 24 available for you guys. So अपना लेवल बेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को आप तक मत आने दीजिए बिकॉज टिल टाइम यू आर पॉजिटिव, टिल टाइम योर माइंड इज पॉजिटिव, एवरीथिंग अराउंड यू एंड योर गोल एंड योर वे टू अचीव इट एंड योर ट्रैक टुवर्ड्स इट विल रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, चल तो आज का ये जो हमारा सेशन था ये यहीं पे खत्म करते हैं और चलिए मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। ओके, हमारे कल के सेशन के लिए फॉर करंट अफेयर्स 14 फरवरी के करंट अफेयर्स के संग मिलेंगे हम आपको कल हमारे सेम प्लेटफॉर्म पे। बैंकिंग ड्रीम्स साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बैंकिंग ड्रीम्स। थैंक यू।